हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका चैप्टर 4 एनसीईआरटी सीबीएसई का जो चैप्टर 4 सीबीएसई की जो बुक है एनसीईआरटी उसका जो चैप्टर 4 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जितना पढ़ा, देखो हम 2 पार्ट्स में रिवीजन करेंगे, 2 पार्ट्स में। ये पार्ट फर्स्ट है रिवीजन का, और नेक्स्ट वीक तक जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पार्ट सेकंड आ जाएगा रिवीजन में। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ पोर्शन के अलावा बाकी सारा का सारा रिवाइज करने वाला है। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और रिवीजन देखना है। जो अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब ये जेनेटिक्स का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? जेनेटिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में तो सारे लेक्चर देख चुके हैं। अब जो है इसके देखो सुनना, हाउ कैरेक्टर आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। देखो हमने पहले भी बात की थी कि हमारे दिमाग में बहुत सारा किस्सा क्वेश्चन है कि जो इन जेनेटिक्स की देखो डेफिनेशन क्या है। जेनेटिक्स के अंदर ओनली हमने डिस्कस किया था ओनली 2 वर्ड, वन इज इनहेरिटेंस एंड अदर इज वेरिएशन। एक तो इनहेरिटेंस की स्टडी होती है, एक वेरिएशन की स्टडी होती है। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मतलब इनहेरिटेंस मीन्स जो कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, मदर फादर के जो बच्चों में कैरेक्टर पास होता है वो इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर मदर फादर से बच्चों में पास होते हैं वो इनहेरिटेंस, राइट। तो जो करेक्ट और वेरिएशन में मीन्स होता है एक स्पीशीज के अंदर वेरिएशन, इवन डिफरेंट स्पीशीज के बीच वेरिएशन। साधारण लैंग्वेज में अगर बात करें अपन तो डिफरेंस है ना। भाई बहनों के अंदर जो डिफरेंस है वो भी वेरिएशन में काउंट होगा। एक ही स्पीशीज के अंदर जो सेम मेंबर है उनके अंदर जो डिफरेंस है वो वेरिएशन में काउंट्स होगा। ये इवन सेम भाई बहनों का डिफरेंस भी सेम भाई बहनों के बीच में डिफरेंस है वो भी वेरिएशन में ही होगा, और डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो डिफरेंस है वो भी वेरिएशन में काउंट होगा, है ना। तो जो ये कैरेक्टर जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं ना, जेनेटिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? जो कैरेक्टर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होते कैसे हैं? क्वेश्चन है ना भाई, ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं ना, ये होते कैसे हैं? इसका कौन सा प्रिंसिपल है जो जिसको ये फॉलो करते हैं? ये जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं, व्हाट आर एलिमेंट्री प्रिंसिपल इन्वॉल्व? इसके अंदर कौन से एलिमेंट्री प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं? एंड जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स की तो डेफिनेशन बात कर ली। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखो हेरिडिटी का मीनिंग समझ लिया हमने। हेरिडिटी मतलब जो कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है, वेरिएशन मतलब डिफरेंस, राइट, है ना। तो विलियम बेटसन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम बेटसन। इन 1905 के अंदर ये वर्ड जो है जेनेटिक्स वर्ड ये दिया था। देखो इन्होंने जेनेटिक्स वर्ड दिया था, बाकी जेनेटिक्स पे ज़्यादा जो काम किया था ना वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नाउन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। हम इसी के काम को ही तो सारी स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, है ना। जो इनको बहुत ज़्यादा काम करने को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। हेरिडिटी स्टडी ऑफ दोज कैरेक्टर। हेरिडिटी मीन स्टडी ऑफ दोज कैरेक्टर विच पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। स्टडी ऑफ दोज कैरेक्टर विच पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी की मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेरिएशन। देखो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है ना। वेरिएशन में भी इन टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी। वेरिएशन किस किस टर्म में हो सकता है? मे बी टर्म इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी एंड बिहेवियरल स्टेट्स और इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, है ना। ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज मतलब देखो वेरिएशन किस किस चीज़ में हो सकता है? फिजियोलॉजी में हो सकता है, साइटोलॉजी में हो सकता है, बिहेवियर में हो सकता है, मॉर्फोलॉजी में हो सकता है ना। पेरेंट्स और उसके प्रोजेनी जो वेरिएशन है, डिफरेंस है, वो सारा वेरिएशन के अंदर काउंट होता है। वेरिएशन क्लासीफाई इन 2 कैटेगरी। देखो वेरिएशन तो है ना क्लासीफाई होते हैं इन 2 कैटेगरी। वन इज सोमेटिक एंड अदर इज जेनेटिक या हेरिडिटरी या जेनेटिक या ब्लास्टोजेनिक। जो सोमेटिक होते हैं ना, एक्चुअली हमारी बॉडी जो होती है ना, बॉडी के अंदर 2 टाइप की सेल होती है। एक जेनेटिक सेल जो स्पर्म एंड ओवम आता है ह्यूमन बींग्स में, है ना, और बाकी जो है किसी भी एनिमल या प्लांट्स ले लो जो गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं वो तो हुई जेनेटिक सेल, और गैमेट फॉर्मेशन के अलावा बाकी की जो भी सेल हैं वो सोमेटिक या वेजिटेटिव सेल। तो जो जेनेटिक सेल के अंदर जो हेरिडिटरी सेल या जेनेटिक सेल या जो ब्लास्टोजेनिक सेल जो भी वो सब एक ही नाम है, इसके अंदर जो वेरिएशन आता है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। लेकिन जो सोमेटिक सेल के अंदर जो वेरिएशन आता है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता। बात समझ में आ रही ना, वो पास नहीं होता। तो वेरिएशन 2 टाइप्स का, लेकिन हमें ओनली और ओनली जेनेटिक सेल वाला वेरिएशन ही वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है।
द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो है ना स्टडी के अकॉर्डिंग, एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक्स को 3 ब्रांच के अंदर क्लासीफाई किया है। वन इज ट्रांसमिशन या क्लासिकल जेनेटिक्स, सेकंड इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और थर्ड इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। देखो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन या क्लासिकल के अंदर क्या हो रहा है, जो जीन जो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो ट्रांसमिशन में जो उनके बारे में देखो, इसकी सबकी हमने डेफिनेशन भी लिखी है। इन यद्यपि हालांकि इनके बीच में है ना क्लियर कट डिफरेंस नहीं है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर और पॉपुलेशन सब एक दूसरे में मिक्स है, लेकिन स्टडी या जो अपना चैप्टर जो भी होता है ना चैप्टर, उस चैप्टर में भी इन तीनों के अकॉर्डिंग ही चैप्टर प्रिंट होता है। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स जो होती है इसके अंदर हम ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो जीन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसकी स्टडी होती है ट्रांसमिशन या क्लासिकल जेनेटिक्स में। ट्रांसमिशन या क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर जो जीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं उनकी स्टडी होती है, जबकि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी होगी। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा भाई, हमें पता है कि जो क्रोमोसोम में जीन डीएनए से हैं, मतलब तो डीएनए लेवल पर जो स्टडी होती है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ जीन एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल मतलब डीएनए लेवल पर, डीएनए लेवल पर जो हम स्टडी करते हैं ना वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर आएगा। किस में आएगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और लास्ट में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या होगा, जो जीन है ना, इस जीन पूरी पॉपुलेशन में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के अंदर जीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है, ये स्टडी करेंगे कहाँ, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर। ये स्टडी कहाँ होगी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर। बोलो आ रहा क्या समझ में आप लोगों को, अरे आ रहा है क्या समझ में? अब बराबर लैंग्वेज आवाज आएगी। तो इसकी स्टडी कहाँ होगी, पॉपुलेशन। तो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जो जीन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी होगी, यानी कि डीएनए के लेवल पर स्टडी होगी। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पॉपुलेशन के अंदर जो जीन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टडी होगी, है ना, उसकी स्टडी होगी। इसके बाद में जो देखो, ये थैंक यू पे मत जाओ, ये थैंक यू तो हम तो क्या कर रहे हैं, वही क्लास ले रहे हैं भाई, नोट्स तो वही है जो हमने पढ़ा। अभी हम पूरा तो नहीं, लेकिन 2 शॉर्ट के अंदर कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करने वाला है, तो हम बहुत ज़्यादा रिवाइज करने वाला है। अभी अपनी क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। अब इस थैंक यू वगैरह आ रहे हैं उसके ऊपर मत जाओ, अब थैंक यू तो स्किप हो जाएगा और अगला चैप्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है हम बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, है ना, इन डिटेल। लेकिन अभी इसका देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल जो था ना, ये क्या था, चर्च के अंदर एक प्रीस्ट था, जो चर्च के अंदर क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मंदिर के अंदर होते हैं ना बेटा, पुजारी जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, वैसे ये भी वहाँ चर्च के अंदर थे। और वहाँ पे उस चर्च का जो गार्डन था, उस गार्डन के अंदर जो पी प्लांट था जिसकी स्पीशीज थी पाइसम सटाइवम, उस पाइसम सटाइवम के उस पाइसम सटाइवम पर अपने एक्सपेरिमेंट किया था इसने। क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और जब इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया ना, तो इन 1865 जो ब्रून जिसकी चर्च में जहाँ पे ये था ना, उस 1865 में ब्रून के अंदर एक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। वहाँ अपना कंप्लीट जो प्रैक्टिकल जो था, जो वर्क था, जो अपने लॉ थे, जो भी थ्योरी, जो भी लॉ वगैरह एक्सपेरिमेंट किया, उस सबका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके वहाँ उनके सामने उन्होंने जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून थी वहाँ ले जाके जो उनको बताया और प्रेजेंट किया, वहाँ ले जाके 1865 में प्रेजेंट किया। तो जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून थी, इन्होंने क्या किया, 1866 के अंदर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से जो इनकी जो जर्नल पब्लिश हुआ, उसके अंदर मेंडल का सारा वर्क पब्लिश करवा दिया 1866 के अंदर। 65 के अंदर तो इन्होंने सारा अपना वर्क प्रेजेंट किया था, और 1866 के अंदर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से जो इनके नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून था, इसका जो जर्नल जो पब्लिश हो रहा था, उसमें इन्होंने मेंडल का वर्क पब्लिश करवा दिया। बात समझ में आ रही है? 1866 के अंदर मेंडल का वर्क पब्लिश हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय मेंडल के वर्क के ऊपर किसी ने भी फोकस नहीं किया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसका रीज़न क्या था कि 1859 के अंदर डार्विन वेलेस थ्योरी आई थी नेचुरल सिलेक्शन की। देखो इस 1859 में जो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी ना, डार्विन वेलेस की, उन्होंने क्या बताया कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है, वो जो कोई प्री एग्जिस्ट ऑर्गेनिज्म, उससे ही न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है। उससे पहले क्या मानते थे कि भाई भगवान ने, गॉड ने सारा सबको बनाया, गॉड ने सबको बनाया। और डार्विन का नहीं, गॉड ने नहीं, जो पहले से ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे ही न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहा है ना। तो कंट्रोवर्सी हो गई ना,
कंट्रोवर्सी। तो इस कंट्रोवर्सी के कारण सारे साइंटिस्ट जो थे वो डार्विन की जो थ्योरी थी उसको प्रूव करने पे लगे हुए थे। सारे साइंटिस्ट डार्विन की थ्योरी को प्रूव करने पे लगे हुए थे सारे के सारे। तो इन्होंने मेंडल के वर्क पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और दूसरे मेंडल कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट तो थे नहीं, वो तो चर्च के अंदर प्रीस्ट थे, तो उनके वर्क के ऊपर फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अनफॉर्चुनेटली इन 1864 के अंदर मेंडल की डेथ हो गई। 1884 के अंदर मेंडल की डेथ हो गई। 1884 के अंदर मेंडल की डेथ हो गई। और आफ्टर मेंडल की डेथ के 16 ईयर बाद लेटर 16 ईयर बाद जो है इन 19 सेंचुरी में अंदर 3 साइंटिस्ट है, ह्यूगो डे व्रिज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शेरमैक। फोटो भी है आपको दिखाने के लिए, है ना, हमने डिटेल में पढ़ा है वहाँ पे। तो 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डे व्रिज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शेरमैक, इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना वर्क किया, सेपरेटली अपना वर्क किया और सारे मेंडल जैसे ही रूल्स, मेंडल जैसा ही एक्सपेरिमेंट पूरा किया और मेंडल जैसे ही रूल्स सारे जो है इन्होंने दिए। उसके बाद वो रूल्स जब पब्लिश करने गए ना, तो देखा जब पब्लिश करने गए तब पता चला कि ये सारा वर्क और ये सारे रूल्स तो पहले ही मेंडल ने बता दिए हैं। ये सारा रूल और ये सारा वर्क तो है पहले ही मेंडल ने बता दिया है। तो फिर जो कंप्लीट जो वर्क था उसका सबका क्रेडिट मेंडल को चला गया। और उसके बाद जो है मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स और बहुत सारे और इनाम दिया, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला और बहुत सारे उसके बाद तो उनको बहुत सम्मान दिया। लेकिन उनकी डेथ के 16 ईयर बाद और उनका जो वर्क था 1865 में प्रेजेंट किया था, उसके 35 ईयर बाद, और जो उनका वर्क पब्लिश हुआ था 1866 में, उसके 34 ईयर बाद जो है मेंडल का वर्क वापस उसका रीडिस्कवरी हुआ। और इन 3 साइंटिस्ट के कारण मेंडल का वर्क रीडिस्कवर्ड हुआ। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मेंडल इतना ही भाग्यशाली था कि फर्स्ट टाइम में ही इन्होंने वर्क किया उसका वर्क सक्सेस हो गया। नहीं, मेंडल ने फर्स्ट टाइम में पी प्लांट, ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट टाइम में कोई भी सक्सेस हो जाए। तो मेंडल जो है ना, मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले पी प्लांट पे वर्क नहीं किया था। सबसे पहले मेंडल ने किया था हनी बी पर वर्क किया था। पर हनी बी पर वर्क करने के बाद भी काफ़ी वर्क किया, लेकिन मेंडल को हनी बी में सक्सेस नहीं मिले। क्योंकि हनी बी में क्या होता है, हैप्लोडिप्लो सिस्टम होता है ना। अभी तो हमको पता है कि हनी बी के अंदर जो मेल होता है वो हैप्लोइड होता है, फीमेल होती है डिप्लोइड होती है ना, हमें पता है। लेकिन मेंडल को उस समय नहीं पता था। और इस हैप्लोडिप्लो सिस्टम जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन वाला हनी बी के अंदर, इस कारण से जो है मेंडल को सक्सेस नहीं मिली हनी बी के अंदर। उसके बाद मेंडल ने वर्क किया माउस के अंदर। लेकिन वहाँ भी देखो, मेंडल ने माउस के ऊपर वर्क किया, वहाँ मेंडल को सक्सेस मिली, वहाँ सक्सेस मिली। लेकिन जो मेंडल का जो रिलीजन था ना, उसमें एनिमल सेक्स पर वर्क करना अलाउ ही नहीं था। तो मेंडल को अपना वर्क रोकना पड़ा। फिर मेंडल ने जो है ना हॉकवीट प्लांट लिया था, हेरेसियम स्पीसीज का हॉकवीट प्लांट। तो हॉकवीट प्लांट के अंदर क्या था, ये पॉलीप्लॉइड था। मेंडल को उस समय नहीं पता था कि ये पॉलीप्लॉइड था, लेकिन अब हमें पता है कि हॉकवीट प्लांट जो है पॉलीप्लॉइड होता है। तो इस हॉकवीट प्लांट में मेंडल को डिजायर जैसे उसको रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट मिले ही नहीं। तो रिजल्ट नहीं मिला तो मेंडल उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद मेंडल ने पी प्लांट लिया था, पाइसम सेटाइवम, जिसको उसके भाग्य अच्छा था, लकीली वो डिप्लॉइड था और उसके अंदर मेंडल को सक्सेस मिल गई। बात समझ में आ रही ना, उसके अंदर मेंडल को सक्सेस मिल गई। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मेंडल से पहले किसी ने भी वर्क नहीं किया हो। मेंडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, इवन प्लांट्स के ऊपर भी वर्क किया है ना, जैसे कॉलर यूटर गार्टनर वगैरह है ना, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी वर्क किया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली। उसका बहुत से रीज़न थे। एक तो रीज़न क्या था कि उन लोगों ने जो है ना ऐसे प्लांट सेलेक्ट कर लिए जिसकी लाइफ साइकिल बहुत ही लंबा था। जब लाइफ साइकिल लंबा तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता था, है ना। और उन्होंने क्या मिस्टेक कर दी कि उन्होंने एक साथ बहुत सारे ट्रेड्स की स्टडी कर दी, एक साथ, वन नहीं, मोर देन 2, 3, 4, 5, एक साथ बहुत सारे करेक्टर की स्टडी कर दी। और जब एक साथ बहुत सारे करेक्टर की स्टडी कर दी तो जो रिजल्ट आया ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि वो खुद ही कंफ्यूज हो गए, दूसरों को समझा ही नहीं पाए। इसलिए उनका वर्क जो है उनको उसका क्रेडिट नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने जो है ना मैथ्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी। और जो वर्क किया ना मेंडल से पहले जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो वर्क किया ना, उन्होंने मैथ्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया ही नहीं अपने वर्क का। इसलिए वो सारे के सारे जो है लगभग सक्सेस नहीं हो पाए मेंडल की तरह अपने वर्क के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सुनना, थैंक यू पे मत जाओ, मैं फिर कह रहा हूँ थैंक यू पे मत जाओ। फिर मेंडल को सक्सेस मिली तो क्यों मिली, अब मेंडल के सक्सेस के रीज़न सुनो। अच्छा हाँ, एक बार और सुनो, मेंडल को सक्सेस मिली वो तो सुनो। देखो भाई, मैं आपको मेहनत करके आपकी सारी क्लास चलवा रहा हूँ, आपकी 12th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का, CBSE और RBSE है ना, दोनों ही बोर्ड का मैं कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ।
हिंदी मीडियम वालों का आरबीएसई का और इंग्लिश मीडियम वालों का सीबीएसई का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी आपके सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, उन सबको नीचे जो शेयर बटन है शेयर पर क्लिक करो और लिंक उसको भेज दो। उससे क्या होगा, आपका एक ग्रुप बन जाएगा पढ़ने का, और जब भी मेरा वीडियो आएगा आप पढ़ोगे और आपके ग्रुप में आप आपस में डिस्कस करोगे। जो क्वेश्चन होंगे वो जब हम लाइव सेशन में आएंगे ना, क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आएंगे, या फिर जूम पे जो हमारी लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास के अंदर आप लोग क्या करोगे, मुझसे क्वेश्चन पूछ लोगे तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। भाई हमारे लाइव क्लास में कितना 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट इतना ही रहोगे ना मेरे साथ। तो उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आपस में डिस्कस करोगे और आपस में भी समझोगे, और बाकी मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं, और आपका एक रूटीन बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, क्लास स्टडी जैसा स्टडी बन जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, अपना जो भी फ्रेंड है ना उस फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर, नीचे शेयर बटन है, शेयर बटन पर क्लिक करो, तो वो जो लिंक आता है वो लिंक उनको सेंड कर दो और उनको बता दो कि यहाँ पर सर जो है क्लास 10th क्लास 12th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, है ना, और बीएससी बॉटनी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। तुम भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लूँ। अच्छा, इसके अलावा जो आपके ग्रुप है ना, उस ग्रुप में भी लिंक सेंड कर दो। हो सकता है ऐसा कोई बच्चा है ना हो जिसका भला आपके कारण हो जाए। भाई आप लिंक सेंड करोगे, उसको पता चल गया कि सर जो है फ्री पढ़ा रहे, वो भी पढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी दुआ लगेगी आप लोगों को, है ना। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके अड़ोस पड़ोस में आप जब ग्रुप में सेंड करोगे तो लिंक उसके पास पहुंच जाएगा, तो उनको भी दुआ लगेगी। ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद है, अरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो और भी ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे होता है, क्योंकि जो गाँव में गवर्नमेंट स्कूल है ना, उसमें फुल ईयर तक, पूरे वर्ष तक, फुल ईयर तक बायो का टीचर ही नहीं होता, तो उनको आपके कारण फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिल जाएगी। भाई देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने पढ़ाया, किसको पता। जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे दूसरों तक, जो ज़रूरतमंद है उस तक मेरा वीडियो पहुंचेगा कैसे। तो उस तक मेरा वीडियो पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है शेयर बटन पे क्लिक करो और लिंक भेज दो। देखो उसका कोई चार्ज तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और किसी का भला करना, आपके कारण किसी का भला हो रहा, सोचो वो लाइफ टाइम आपका एहसान नहीं भूलेगा कि आपने उसको फ्री कोचिंग करवाई और उसके अच्छे परसेंट बने, और उसकी दुआ से आपके भी अच्छे परसेंट बनेंगे। भाई कंपटीशन करने के लिए इतने पूरे इंडिया के स्टूडेंट है ना, आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चे थोड़ी है। आप तो अपना एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में जो मेरा वीडियो आ रहा है और लाइव मेरे से इंटरेक्शन करो, लाइव क्वेश्चन पूछो। मैं लाइव क्लास में भी आता हूँ बेटा, लाइव क्लास यूट्यूब पे भी लाइव लूंगा, और अभी जूम पे लाइव चल रहा हूँ, है ना, तो जूम पे भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जब आप मुझे कमेंट करोगे, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेश्चन जो जनरेट करके मुझे सेंड करोगे, तो मैं आपको मेरी जूम का जो है ना लाइव जो एड्रेस है, लाइव जो है उसको लाइव लिंक जो है मैं आपको भेज दूंगा। आप उस पर क्लिक करो, आईडी पासवर्ड में बता दूंगा, आप आईडी पासवर्ड डालो और मेरे से डायरेक्ट लाइव क्लास ले सकते हो, लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको समझा सकता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, है ना। तो कुछ नहीं करना, शेयर कर दो शेयर, है ना, 2 मिनट वीडियो पोस्ट करो, रोको वीडियो को जहाँ है भाई, और शेयर कर दो, और उसके बाद नेक्स्ट वापस आ जाओ। तो चलो अब हम पढ़ते हैं मेंडल के सक्सेस के रीजन। मेंडल को ही सक्सेस क्यों मिली, दूसरों को सक्सेस क्यों नहीं मिली। देखो मेंडल को क्यों सक्सेस मिली, आप भी अगर दूसरों का भला करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको भी सक्सेस मिलेगी, आपके परसेंट बहुत अच्छे आएंगे जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, जब आप लोग शेयर करोगे, किसी और का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, है ना। और जो हमारी क्लास रेगुलर नहीं आ रही, बीच में रुक रही है, वो भी रुकना बंद हो जाएगी। जब आप 500 स्टूडेंट पर वीडियो पे व्यू आने लग जाएंगे लाइव, उसके बाद हमारी क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी, बीच में कोई डिले नहीं होगा, है ना, कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो सुनो, मेंडल को सक्सेस क्यों मिली उसका रीज़न समझना। मेंडल का सबसे पहले स्टडी का मेथड, मेंडल का देखो साइंस का तो है, मैथ्स बैकग्राउंड से थे मेंडल, है ना, मैथ्स बैकग्राउंड से। तो मेंडल ने क्या किया, केयरफुली प्लान हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने केयरफुली प्लान किया था हिज एक्सपेरिमेंट, कीपिंग इन माइंड द डिफिकल्टीज एंड फेलियर ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज फॉर्मर साइंटिस्ट। जो उसके पहले साइंटिस्ट उन्होंने जो, तो समझना, जो फॉर्मर साइंटिस्ट के जो डिफिकल्टीज जो थी, फेलियर था, सब माइंड में रखा, फिर उसने अपना जो प्लान किया, एज ए रिजल्ट ही गॉट सक्सेस हिज एक्सपेरिमेंट। देखो समझ, मेंडल केयरफुली planned his experiment, keeping in mind the difficulties and failure of the experiment of his former scientist, है ना। उससे जो पहले साइंटिस्ट ने जो काम किया था, उनके फेलियर का रीजन था, उनको जो डिफिकल्टी थी, सारा माइंड में रखकर अपना एक वेल प्लान करके फिर एक्सपेरिमेंट किया था, तो सक्सेस मिलनी ही थी उसको, है ना। फिर सेकंड क्या रीजन था, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस वाज टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर्स और फ्यू पेयर ऑफ, देखो इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, उन्होंने क्या किया, एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर की स्टडी कर दी, और इन्होंने क्या किया, इनहेरिटेंस ऑफ 1 और 2, फ्यू मतलब 2, डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे हम, है ना। अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एट ए टाइम, एक समय पे एक ही कैरेक्टर का स्टडी किया एट ए टाइम, है ना, देयर बाय मेकिंग द एनालिसिस रिलेटिवली अनकॉम्प्लिकेटेड। जब एक ही
ट्रेड का स्टडी करेगा तो जो रिजल्ट आ रहा है वो अनकॉम्प्लिकेटेड होगा। उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट था। देखो सुनना, इसका मेन रीजन क्या था, है ना। मेंडल सक्सेस वाज द study the inheritance of one character or a few pair of alternative character at a time, thereby making the analysis relatively अनकॉम्प्लिकेटेड। ये भी मेन रीजन था। मेंडल मेड ए करेक्ट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। मेंडल मेड ए करेक्ट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। मेंडल से पहले किसी ने नहीं बनाया था। मेंडल ने ही करेक्ट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा था, जो भी वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेंडल मेड ए करेक्ट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज्ड देम केयरफुली। रिकॉर्ड भी बना, उसका एनालाइज भी किया, इसलिए मेंडल को सक्सेस मिली। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। मेंडल सिलेक्ट ओनली सच प्लांट विच आर जेनेटिकली प्योर फ्रॉम दे यूज चेक द प्योरिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देखो सुनो, मेंडल ने ओनली उन्हीं प्लांट को सिलेक्ट किया जो जेनेटिकली प्योर थे, और उन्होंने जो है कैसे लगाया कि ये जेनेटिकली प्योर है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन करवा के। कैसे सेल्फ पॉलिनेशन? जैसे कोई प्लांट है, उसको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया और उसकी 3, 4, 5 जनरेशन तक लिया। 3, 4, 5 जनरेशन, हर जनरेशन में उसका कैरेक्टर वो के वो आ रहा है। जैसे कोई टॉल है तो हर जनरेशन में टॉल ही आ रहा है। द्वार पे तो हर जनरेशन 3, 4 जनरेशन तक वो रेगुलर द्वार पे आ रहा है। इसका मतलब मेंडल ने समझ दिया कि ये प्योर टॉल है, ये प्योर द्वार पे। 3, 4 जनरेशन तक उसकी बार जनरेशन जो है उसकी जनरेशन ली उन्होंने, और हर जनरेशन में ये देखा टॉल प्लांट टॉल ही रह रहा है, द्वार प्लांट द्वार पे रह रहा है। इसका मतलब ये टॉल प्योर है और ये द्वार प्योर है। इस टाइप से जो है मेंडल ने ये सिलेक्ट किया कि ये प्योर प्लांट है या इम्प्योर प्लांट है, और फिर उनको ही सिलेक्ट करके उनके बीच में क्रॉस करवाया। तो ये भी मेंडल की सक्सेस का रीजन रहा। फॉर क्रॉसिंग सच प्लांट वर सिलेक्टेड एज पेरेंट विच वर प्योर फॉर क्लियरली विजिबल, और हाँ क्लियरली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ऐसे प्लांट जिसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है ना क्लियरली विजिबल थे, ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए जैसे क्लियरली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले प्योर प्लांट सेलेक्ट किए थे। भाई जो उसके ट्रेट से वो बाहर से, जैसे टॉल है तो दिख रहा है, क्लियर कट टॉल है, द्वार पे तो दिख रहा है। अगर फ्लोर का कलर पर्पल है तो दिख रहा है, व्हाइट है तो दिख रहा है ना। फ्लोर की पोजीशन टर्मिनल है तो दिख रही है, एक्सियल है तो दिख रही है, हमें क्लियर कट दिख रही है, विजिबल है, क्लियर कट विजिबल है ना। टर्मिनल है तो विजिबल है, क्लियर कट कहाँ लगा हुआ है। हाँ, राउंड साइड सीड है तो विजिबल है, ग्रीन है तो विजिबल है। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे करेक्टर सेलेक्ट किए जो क्लियर कट विजिबल थे। बात समझ में आ रही ना। ऐसे तो फिर उनको सक्सेस मिलनी थी। प्लांट विथ प्योर कैरेक्टर पर ग्रो इन सेपरेट बेड्स एंड कीप अवे फ्रॉम द पॉसिबल ऑफ क्रॉस। जो प्योर प्लांट है तो क्रॉस पॉलिनेशन बचाने के लिए सेपरेट उनको ग्रो करवाया था। ठीक है। अब जो है ना सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। तो उसका भी रीजन था। पहला तो क्या था, पी प्लांट एनुअल है तो बहुत ही कम टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। ईजिली गार्डन में ग्रो करवाया जा सकता है, स्मॉल स्पेस की जरूरत है ना। और जो रिजल्ट जो करेक्टर हैं वो भी क्लियरली विजिबल है, इजीली गार्डन में ग्रो करा सकते हैं, है ना। तो इसकी एनुअल प्लांट है, बहुत जल्दी इसकी जनरेशन, और जो प्रोडक्शन है सीड का वो भी बहुत ज़्यादा है ना। तो जो हमारे पास वो फिनोटाइप के लिए जो रिजल्ट देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं हमें, है ना। इसका जो फ्लावर है वो बटरफ्लाई जैसे नहीं क्लोज टाइप होता है, और इस प्रकार जो बटरफ्लाई लाइक क्लोज टाइप फ्लावर जो होता है वो क्लिस्टोगैमस फैमिली में होता है, तो क्लिस्टोगैमस टाइप फ्लावर होता है और बाइसेक्सुअल होता है। तो इजीली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली करवाया जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन कैन डन इजीली इन पी फ्लोर बाय आर्टिफिशियल मेथड, है ना। और मैनी अपोजिट सिम्टम्स भी इसके अंदर होता है। देखो क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये जो आपके पास फ्लोर है ना, देखो ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के अंदर ये मेल जो एंथर हैं, इन एंथर को कट करके आउट कर दो। एंथर को कट करो यहाँ से, देखो ये सारे ये सारे एंथर यहाँ से हटा दो, और फिर इसको ये देखो ये कट कर रहा है, ये देखो कैच, ये यहाँ से कट कर दिया, सॉरी। सुनो, ये जो है ना हमने एंथर कट कर दिया, इस कट कर दिया, देखो ये कट कर दिया, हम रिमूव कर, इसके लिए वर्ड यूज होता है इमास्कुलेशन, रिमूविंग ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर कॉल्ड इमास्कुलेशन, है ना। और उसके बाद जो है ना एक बैग पॉलिथीन का बैग, इसके बैग से बंद कर देंगे इस फ्लोर को, ताकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुँच ना सके, है ना।
हम करते हैं क्या, फ्लोर से जो है ना एंटर कट करके रिमूव कर दिया, उसके बाद एक पॉलीथीन का बैग से उसको बंद कर देते हैं। तो पॉलीथीन का बैग जो बांधते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है बैगिंग, जो फ्लोर कट करके रिमूव करें उसके लिए वर्ड यूज होता है इमास्कुलेशन। जब फीमेल वाला पोर्शन यानी स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी यानी पिस्टल जो मैच्योर हो जाती है उस समय जो डिजायर कैरेक्टर वाला प्लांट है उसके पोलन ग्रेन हम उठाते हैं और उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, फिर पॉलीथीन का बैग बांध देते हैं और उसके बाद इस प्रकार हम उसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। डिटेल में समझा है हमने वीडियो के अंदर, है ना। तो इस प्रकार हम फ्लोर जो पी प्लांट का जो फ्लोर है इसमें ईजिली क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही, ईजिली क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। फिर सिलेक्शन ऑफ ट्रेट, अब मेंडल ने जो 7 ट्रेट सेलेक्ट किया ना, ऐसा नहीं सीधा ही उन्होंने 7 ट्रेट सेलेक्ट कर दिया हो 7 ट्रेट सेलेक्ट कर दिया हो और मेंडल को रिजल्ट मिल गया। मेंडल ने स्टार्टिंग में किया 32 कैरेक्टर लिए और उसके ऊपर 2 ईयर ही स्टडी 7 ट्रेट ऑफ 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स दैट वर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फॉर्चुनेटली ऑल कैरेक्टर आर डोमिनेट एंड रिसीव। देखो ऐसा सुनना, मेंडल ने पहले 32 कैरेक्टर लिए, उसके ऊपर 2 ईयर वर्क किया, उसके बाद जो उन्होंने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए, ऐसे कैरेक्टर 7 सेलेक्ट किए जो कि देखो सुनना 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए। अभी जो 7 कैरेक्टर जो था ना, ही स्टडी 7 ट्रेट्स और 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स दैट वर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, जो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे से, जिसका किसी को कोई आपस में कोई लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे 7 कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किए। फॉर्चुनेटली ऑल कैरेक्टर्स वर डोमिनेट एंड रिसीव, ये उसका लक था, है ना। मेंडल स्टडी सिंपल ट्रेट्स, बहुत ही सिंपल ट्रेट्स, जैसे सीड का शेप देख लिया, कलर देख लिया, फ्लोर कलर, फ्लोर पोजीशन, ये बहुत ही सिंपल से ट्रेट्स मेंडल ने लिए थे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेंडल ने 7 ट्रेट्स कौन कौन से लेते हो सुनना। सबसे पहले जो है मेंडल ने देखो एक वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया था, बाकी 6 रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव जो था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हो, यानी कि जो फ्लोर से रिलेटेड हो, जो फ्लोर से रिलेटेड है वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और बाकी जो प्लांट से रिलेटेड है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो एक तो हाइट का कैरेक्टर लिया था, हाइट में टॉल एंड ड्वार्फ दो देखा था, क्या देखा, या तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लेता। उसके बाद में सारा फ्लोर से रिलेटेड लिया था, है ना। उसके बाद लिया था फ्लोर का, सबसे पहले फ्लोर का कलर देखा था, फ्लोर का कलर कैसा है देखो, आप यहाँ देखो फ्लोर, सबसे पहले देखा था फ्लोर का कलर या तो वॉयलेट है या वाइट है। फ्लोर का कलर देख लिया, फ्लोर का कलर कैसा है, वॉयलेट है या वाइट है ना। सेकंड ये देखा था, सबसे पहले क्या देखा, हाइट। सेकंड करेक्टर देखा था फ्लोर का कलर। उसके बाद देखा था फ्लोर की पोजीशन, फ्लोर की पोजीशन कैसी, कहाँ है। फ्लोर जो एंड पे लगा हुआ है तो टर्मिनल, और एंड पे नहीं लग के जिसके बिलो वाली जो साइड वाली ब्रांचेज पे लगा हुआ तो एक्सियल, है ना। उसके बाद फ्लोर पोजीशन देखने के बाद फिर जो पोर्ट बनती है, फ्लोर देखो पहले फ्लोर का कलर देख लिया, फिर फ्लोर की पोजीशन देख ली, फिर फ्लोर से क्या बना, पोर्ट। तो पोर्ट जो बना है उस पोर्ट का शेप देख लिया, क्या देख लिया, फिर पोर्ट का शेप देख लिया, ये फुली हुई है, फुल है या कंस्ट्रिक्टेड है ना। उसके बाद पोर्ट का कलर देख लिया, कैसा है पोर्ट का कलर, ग्रीन है या येलो है। ये देखने के बाद पोर्ट कलर देखने के बाद फिर अब पोर्ट के अंदर क्या निकला, सीड। तो सीड का शेप देख लेंगे, अब क्या देखेंगे, सीड का शेप देख लेंगे 6 पे, तो सीड शेप राउंड है या रिंकल्ड है, और लास्ट में सीड का कलर देख लेंगे येलो है या ग्रीन है। इस प्रकार इन्होंने 7 कैरेक्टर लिया। देखो सबसे पहले तो हाइट लिया, फिर फ्लोर का कलर, फ्लोर की पोजीशन, फिर पोर्ट, तो पोर्ट के अंदर पोर्ट का शेप भी ले लिया, पोर्ट का कलर भी ले लिया, फिर उसके अंदर सीड, तो सीड का भी क्या ले लिया, शेप ले लिया, शेप का कलर ले लिया। तो इस प्रकार सीड का शेप और सीड का कलर, उस पर ये 7 कैरेक्टर का जो है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो लिए, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए या 7 कैरेक्टर लिए, उनकी स्टडी मेंडल ने की थी। बात समझ में आ रही है क्या। फिर थैंक यू पे मत जाना, अभी हम पढ़ रहे हैं लंबा, है ना। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये कैरेक्टर लिए मेंडल ने क्या किया। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन समझना सिंपल से, ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द हाइब्रिड ऑफ टू इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जीनोटाइप व्हिच रिजल्ट इन द अपोजिट फिनोटाइप फॉर अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जीनोटाइप और अपोजिट ट्रेट्स। भाई हम क्या करते हैं सुनना, ओनली वन कैरेक्टर को फोकस करके या वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वन कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, उनको फोकस करके जब प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो ऐसे क्रॉस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। देखो सुनना, मैंने आपको पहले भी बताया था, मोनो मीन होता है वन, है ना। हाइब्रिड मीन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन नेचुरल कंडीशन क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, और इन आर्टिफिशियल कंडीशन क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट ट्रेट्स इन ए सेम स्पीसीज के प्लांट्स के बीच, है ना। तो हाइब्रिड के लिए यानी मिक्स, और क्रॉस मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसके लिए वर्ड यूज होता है ना, ये उनके लिए वर्ड यूज होता है। तो मोनो वन कैरेक्टर को ध्यान में रखकर, है ना, वन कैरेक्टर को फोकस करके जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
ठीक है ना। तो द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस, भाई वन कैरेक्टर ध्यान रखेंगे, जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कौन सा लेंथ वाला कैरेक्टर है ना, ये तो कैसे होगा टॉल है, ये कैसे होगा द्वार है ना, ये कैसे होगा द्वार है ना। तो ये वन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का एक हाइट, तो वन एक कैरेक्टर तो एक की और पेयर हो गया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का टॉल एंड द्वार, हाइट है ना, हाइट कैरेक्टर का टॉल एंड ड्रॉप। तो वन कैरेक्टर को फोकस करके अगर हम क्रॉस कराते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इट कैन इजीली शो थ्रू ए पुनेट स्क्वायर, जो हम आगे देखेंगे, पुनेट स्क्वायर मेथड से देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड बाय जेनेटिक्स टेस्ट टू ऑब्जर्व हाउ होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग एक्सप्रेस हेटेरोजाइगस जीनोटाइप इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये हम सब डिटेल में देख चुके हैं बेटा। अब देखो ये अभी हमने थोड़ी दूर पहले ही क्रॉस पॉलिनेशन वाला हमने समझ ही लिया था कि कैसे क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, इमास्कुलेशन, बैगिंग है ना, ये सारा कुछ समझ लिया, अभी 2 मिनट पहले ही रिवाइज किया था हमने इसको। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको समझा देता हूँ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या है, लेंथ, लंबाई वाला लक्षण लिया, लेंथ वाला, ये कैपिटल टी ये कैसे हैं टॉल, और स्मॉल टी ये कैसे हैं ड्वार्फ। चलो इधर लिखते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए और कलर भी थोड़ा समझ। कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ। सबसे पहले हमने बात कर रखी है कि जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, बाय मियोसिस है ना। तो इससे कैपिटल टी ही बनेंगे, इससे स्मॉल टी ही बनेंगे। ये क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, बाय मियोसिस हो रहा है। तो ये सारे गैमेट एक जैसे, तो हम यहाँ पर ओनली एक कैपिटल टी ही लिखेंगे, सारे गैमेट में कैपिटल टी ही बनेगा, इसमें सारे गैमेट में स्मॉल टी ही बनेगा है ना। तो ये हो गया अपने G1 गैमेट्स फर्स्ट, ये हो गया हमारे पेरेंट्स फर्स्ट P1 है ना। ये मियोसिस से हो रहा, मियोसिस से युग्मक गैमेट्स बन रहे हैं, और इन गैमेट्स के बीच में जब क्रॉस होता है तो क्रॉस तो हमारे पास F1 जनरेशन आ जाती है। क्या आ जाती है, F1 जनरेशन। और ये कैसे मिलते हैं, सारे सारे टॉल मिलते हैं। फिर ये क्या टॉल प्योर होता है, नहीं, ये हाइब्रिड टॉल होते हैं। कैसे होते हैं, हाइब्रिड टॉल होते हैं। ये हो गया हमारे पास F1 जनरेशन, ये कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल हैं। बात समझ आ रही है, हाइब्रिड टॉल है। अब जो F1 जनरेशन है, सुनना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन में मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। अभी आगे बात करेंगे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको यही समझा रहा हूँ। हम रिवीजन क्लास है, ये कोई डिटेल क्लास तो है नहीं है, हम कोई पढ़ नहीं रहे, हम तो रिवाइज कर रहे हैं। तो पढ़ा तो हमने डिटेल में पहले से लिया। जो बंदा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना, वो बंदा पर प्ले लिस्ट में अंदर जाए, और प्ले लिस्ट के अंदर ये सारी क्लास 12 साइंस बायो लिखा हुआ जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो अवेलेबल है। आप वीडियो डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद रिवीजन क्लास में आ जाना। तो जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन से मेंडल ने क्या किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। मेंडल ने क्या देखा, जब टू डिफरेंट या वन पेयर ट्रेड्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो दोनों पेरेंट्स में से जो एक के जो कैरेक्टर होते हैं वो F1 जनरेशन में आ जाते हैं, और दूसरे के F1 जनरेशन में सोप नहीं होता। एक का ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में सोप होता है। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में 100 होता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे, जो 100 नहीं होता है रिसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे, और इसे बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोनों पेरेंट्स जो हैं डिफरेंट कैरेक्टर वाले हैं, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। तो टॉल वाले का जो 100 हो रहा है, तो टॉल कैसा हो गया, डोमिनेंट, और जो रिसेसिव ड्वार्फ वाला 100 नहीं हो रहा, तो वो कैसे हो गया, रिसेसिव हो गया। ठीक है, ये F1 जनरेशन से मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। अब जो है F1 जनरेशन का जो है ना सेल्फ पोलिनेशन करवाया। F1 जनरेशन से पहले तो क्रॉस पोलिनेशन करवाया, इसलिए हमने क्रॉस लगवाया है ना। अब यहाँ पे देखो, हमें मेल फीमेल भी लिखना होता है। हम साइंस में मेल ऐसे लिखते हैं और फीमेल ऐसे लिखते हैं, साइंस में मेल ऐसे लिखते हैं ना, हमें पता है, और फीमेल ऐसे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, F2 जनरेशन की ओर जाएंगे। क्या जाएंगे, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का जाने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट्स यही होगा, दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया हमारे पास P2। ठीक है, इसमें म्यूसिस होगा, म्यूसिस से इससे 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, इससे भी 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, इससे बनेगा कैपिटल टी, इससे बनेगा स्मॉल टी, इससे भी बनेगा कैपिटल टी, इससे बनेगा स्मॉल टी। ये हमारे पास G2 गैमेट्स 2 कैसे हो गए, गैमेट्स 2। अब इन गैमेट्स के बीच में अगर हम फ्यूजन करवाएं, इनका क्या करवाएं, फ्यूजन करवाएं। देखो 2 तरीका, एक तो सिंपल तरीका, एक पुनेट स्क्वायर मेथड। ये गैमेट्स इससे फ्यूज हो सकता है ना बेटा, हो सकता है, तो कैपिटल टी बनेगा। ये वाला गैमेट इससे भी फ्यूज हो सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। हमने बात कर ली थी, रैंडमली गैमेट कोई भी किसी से फ्यूज हो सकता है। स्मॉल टी अगर इससे फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और अगर ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज होता है तो स्मॉल टी बनेगा। तो देखो ये टॉल है,
पर ये टॉल कैसा प्योर, ये दोनों के दोनों ये भी टॉल है, पर ये कैसे हाइब्रिड, और ये ड्वार्फ है। ये अपने पास F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। इसको दूसरे मेथड से, पुनेट स्क्वायर मेथड से भी हम कर सकते हैं, है ना। पुनेट स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं कुछ, इधर मेल के गैमेट्स लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर फीमेल के गैमेट्स लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये कैपिटल से फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी कैपिटल टी से फ्यूज होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी से फ्यूज होता है स्मॉल टी। ये F2 जनरेशन। हमें पता है ना कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं उसके लिए जो है स्मॉल लेटर में वो लिखते हैं। तो टॉल जो है डोमिनेंट है F1 जनरेशन में शो हो रहा है, इससे कैपिटल टी टॉल के लिए हो गया, और ड्वार्फ के लिए जो स्मॉल टी वर्ड यूज हो गया। तो देखो यहाँ पर भी अपने पास सेम चीज़ हो रही है, ये रहा अपने पास टॉल, ये भी हाइब्रिड टॉल, टॉल तो यहाँ पर प्योर नहीं बेटा, हाइब्रिड टॉल, ये भी हाइब्रिड टॉल, और ये ड्वार्फ, ये अपने पास F2 जनरेशन। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा हमें, टॉल एंड ड्वार्फ, 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। और अगर इसे जीन देखे, जीन स्ट्रक्चर देखे, तो कैपिटल टी कितना है, ओनली 1 है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 है, और स्मॉल टी कितना है, 1 है ना। अगर जीन देखें अगर इनका, तो देखो जो बाहर से जो ये जो दिख रहा है ना कि टॉल और ड्वार्फ, इसको तो बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो हमें पता चल रहा है ना, एक्सटर्नल बाहर से देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो इसका फिनोटाइप क्या हुआ, 3:1। और अगर जो जीनी स्ट्रक्चर है जो ये दिख रहा है, ये जीनी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। आगे और डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी, हालांकि रिवीजन क्लास में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या रह गया, 1:2:1। बात समझ में आई क्या, मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा दिया। अच्छा एक चीज़ और सुनना, आपने देखना ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी आपके। सुनना, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ देखो, यहाँ पर जो है ना, इसमें से एक फर्स्ट पेरेंट से एक कैपिटल टी है, इससे स्मॉल टी है, और हमारे पास जो F1 जनरेशन है इसमें एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, है ना। F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और जब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन बनने का टाइम आया, तो जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ बाय मियोसिस, तो गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही अलग अलग गैमेट्स में, कैपिटल टी अलग गैमेट्स में जा रहा है, स्मॉल टी अलग गैमेट्स के अंदर जा रहा है। भाई यहाँ तो F1 जनरेशन में तो हाइब्रिड कंडीशन है, लेकिन जो गैमेट है ना वो प्योर है। ये प्योर है तो प्योर कैपिटल टी का है, ये है तो प्योर स्मॉल टी का है। कैपिटल टी का बन रहा है तो प्योर कैपिटल टी का ही बन रहा है, स्मॉल टी का बन रहा है तो प्योर स्मॉल टी का ही बन रहा है। तो ये क्या है, क्या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या गैमेट प्योरिटी लॉ, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स लॉ। बात समझ में आ रही है, प्योरिटी गैमेट्स प्योरिटी लॉ है, यानी कि गैमेट्स जो है ऑलवेज प्योर होते हैं, उसके अंदर गैमेट हाइब्रिड नहीं होता। तो यहाँ से है ना गैमेट प्योरिटी का जो लॉ है मेंडल ने प्रपोज किया था। तो मेंडल ने 2 लॉ दिया था, एक तो गैमेट प्योरिटी का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये 2 नियम, दो रूल्स जो थे, ये 2 लॉ जो थे, ये जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने प्रपोज किए थे। बोलो आया क्या समझ में, है ना। बस यही जो अभी हमने समझा वही यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये जो आपके बुक का जो डायग्राम है वही वाला सेम है, कैपिटल टी से देखो दोनों गैमेट्स बन रहे हैं, एक कैपिटल टी गैमेट्स बन रहा है, एक स्मॉल टी बन रहा है, इधर भी एक स्मॉल टी। अच्छा हाँ, ये अलग चीज़ है, हाँ ये अलग चीज़ क्या, वही तो है, ये कैपिटल टी दोनों गैमेट्स बन रहे हैं, स्मॉल टी। F1 जनरेशन में सारे के सारे 100%, 100% कैसे हैं, टॉल, 100% टॉल हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर सेल्फिंग हो रही है, तो हमारे पास एक दो ये प्योर टॉल ये आ गया, और ये दोनों हाइब्रिड टॉल 2, ये दोनों हाइब्रिड टॉल कैसे हैं, हाइब्रिड है, और ये प्योर वापस ड्वार्फ। तो ये फिनोटाइप रेशियो आ गया ना हमारे पास, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, टॉल एंड ड्वार्फ 3:1, और जो जीनोटाइप रेशियो आ गया 1:1, जो अभी हमने समझा वो आपका बुक वाला है, और यही आपकी बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है, यही हमने अभी समझा, ठीक है। अब समझो आगे,
टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस समझते हैं। अब हम समझते हैं टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। देखो मैं टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। अपने रिवीजन क्लास में सिंपल सा वे में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझ लेंगे। सिंपल वे में कि टेस्ट क्रॉस क्या टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, बैक क्रॉस के अंदर क्या होगा। चलो पेज मिल गए। बैक क्रॉस सुनना, बैक, चलो यहाँ नहीं लिखते हैं। सबसे पहले बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस दोनों समझना। इसको दोनों ही मैं समझा दूंगा आपको, यहीं समझा दूंगा है क्या और क्यों होता है। बैक क्रॉस क्या होता है समझ। देखो हमने क्या किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे गेमिट बना था कैपिटल टी, इससे बना था स्मॉल टी। ठीक, इन दोनों का क्रॉस हुआ था और हमारे पास F1 जनरेशन आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गई थी F1 जनरेशन। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास पेरेंट्स फर्स्ट। तो जो पेरेंट्स फर्स्ट F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन का वापस क्रॉस उसके पेरेंट्स से करवाना, F1 जनरेशन का क्रॉस बैक जाके उसके पेरेंट्स से करवाना, ये क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। इसको क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस, है ना। क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स एंड F1 जनरेशन। बैक क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस कराएंगे बिटवीन F1 एंड पेरेंट्स के बीच में। अब इसमें से देखो कि डोमिनेंट कैपिटल टी टॉल वाला भी हो सकता है, डोमिनेंट वाला भी हो सकता है, ये टॉल वाला, ठीक है, और ड्वार्फ वाला भी हो सकता है। किसी के साथ भी क्रॉस करवाएंगे, टॉल वाले के साथ भी करवा सकते हैं, ड्वार्फ वाले के साथ भी करवा सकते हैं, दोनों ही बैक क्रॉस हैं, दोनों ही बैक क्रॉस हैं। ठीक है, अगर टॉल वाले के साथ करवाए कैपिटल टी, इसके कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे जो भी गेमेट्स बनेंगे सब में कैपिटल टी ही होगा। ठीक है, इससे 2 टाइप्स के गेमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर फ्यूजन हो जाएगा, ये कैपिटल टी अगर इस कैपिटल से फ्यूज होता है तो कैपिटल टी, और अगर ये इससे फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर डोमिनेंट वाले से क्रॉस करवाने पर 100% जो भी बनेंगे 100% जो है ना, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही शो होगा F1 जनरेशन से कराने पर डोमिनेंट वाले से अगर F1 जनरेशन का क्रॉस करवा दे तो उसको टेस्ट क्रॉस नहीं कहते, उसको ओनली बैक क्रॉस ही कहते हैं। भाई बैक क्रॉस तो चाहे डोमिनेंट वाले से क्रॉस कराओ चाहे रिसेसिव वाले से क्रॉस कराओ, दोनों के लिए बैक क्रॉस वर्ड तो यूज होता है। लेकिन अगर हम रिसेसिव वाले से क्रॉस करवाएं, समझ आ जाए, यह है स्मॉल टी, ठीक है, इधर है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन की। ये कैपिटल टी स्मॉल टी कहाँ से है, F1 जनरेशन से। ये स्मॉल टी, देखो इससे भी 2 टाइप्स के गेमेट्स बना दो। चलो बोले आप चाहो तो सिंगल बनाओ चाहे डबल, सारा रिजल्ट तो वही आना है, स्मॉल टी, वैसे 2 टाइप के गेमेट्स बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, पुनेट स्क्वायर मेथड से कर दो आप चाहो तो। ठीक है, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इधर लिख दो और स्मॉल टी इधर लिख दो। किसी को भी मेल फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैपिटल टी अगर स्मॉल टी से फ्यूज होता है तो टॉल, ये स्मॉल टी से फ्यूज होता है तो ड्वार्फ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज होता है तो टॉल, ये स्मॉल टी से फ्यूज होता है ड्वार्फ। मतलब ये दोनों को दोनों कैसे आ रहे हैं, टॉल, और ये दोनों कैसे आ रहे हैं, ड्वार्फ। पसंद में आ रही है। तो अगर इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देखें, जीनोटाइप कैसा है, 2 टॉल और 2 ही ड्वार्फ, और फिनोटाइप देखें तो जीनोटाइप देखें तो 2 जो होंगे उसका कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे और वो टॉल होंगे, और 2 स्मॉल टी आएंगे। फिनोटाइप देखेंगे तब भी 2 टॉल एंड 2 ड्वार्फ, तो 2 से 2 कट गया तो 1:1 जीनोटाइप भी आएगा, फिनोटाइप भी 1:1 आएगा। भाई देखो जीनोटाइप मतलब जीनी स्ट्रक्चर, आप वापस समझना, जीनोटाइप का मतलब होता है जीनी स्ट्रक्चर। तो जीनी स्ट्रक्चर क्या है, एक 2 तो है कैपिटल टी स्मॉल टी के और रेशियो 2 ही है स्मॉल टी, देख लो ना, ये अपने पास ये F2 जनरेशन आ रहा है ना, ये दोनों टॉल है, ये दोनों ड्वार्फ हैं। तो टॉल का दोनों का जीनोटाइप सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ का भी सेम है। तो 2 आ रहा है, 2:2, तो 2 से कट सकता है तो 1:1। ठीक, और फिनोटाइप की बात करें मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, मतलब 2 टॉल आ रहे हैं, कितने टॉल 2, और ड्वार्फ कितने हैं 2। समझ में आ रही बात। तो फिनोटाइप ये है टेस्ट क्रॉस, है ना। F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स से कराते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है टेस्ट क्रॉस। तो देखो सारे के सारे बैक क्रॉस जो होता है ना, सारे के सारे टेस्ट क्रॉस है ना, एक मिनट, सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट वाले के साथ जो क्रॉस करवाते हैं
डोमिनेंट कैरेक्टर वाले के साथ जो F1 जनरेशन क्रॉस कराते हैं उसे टेस्ट क्रॉस नहीं कहते, और जो रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराते हैं उसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने क्या किया था कि जो भी प्लांट्स है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। देखो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस सब समझना, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मीनिंग समझना। होमो मतलब इक्वल, हेटेरो मतलब अनइक्वल, हेटेरो मतलब अनइक्वल, जाइगस मतलब दोनों गैमेट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, जैसे कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो ये होमो दोनों इक्वल है। हेटेरोजाइगस में क्या होगा, दोनों ही अनइक्वल होगा, तो एक कैपिटल टी होगा दूसरा स्मॉल टी होगा, तो दोनों अलग अलग है ना, अनइक्वल है, दोनों ही अनइक्वल है ना। तो ये इसके लिए अगर दोनों एक जैसे हैं तो होमोजाइगस वर्ड यूज होता है, दोनों अनइक्वल है अलग अलग हैं तो हेटेरोजाइगस वर्ड यूज होता है। तो मेंडल ने क्या किया था कि कौन भाई अननाउन प्लांट को ये पता लगाने के लिए कि होमोजाइगस प्योर है या हेटेरोजाइगस इम्प्योर है, ये पता लगाने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्योर है या इम्प्योर है, टेस्ट क्रॉस करवाया था, ये मेंडल ने करवाया था टेस्ट क्रॉस, है ना। तो प्लांट प्योर है इम्प्योर है इसको पता लगाने के लिए मेंडल ने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस किया था। अब देखो आपकी बुक वाला डायग्राम, आपकी बुक में क्या कर रखा है कि आपकी बुक में अंदर ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, कलर कैसा है इसका, पर्पल कलर है, कैसा कलर है, पर्पल कलर है। अब ये नहीं पता कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इसका जीनी स्ट्रक्चर कैसा है। भाई इसके हमारे पास पर्पल है तो इसका जीनी स्ट्रक्चर हमारे पास, हमें पता है कि पर्पल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कैपिटल डब्ल्यू जीन रेस्पॉन्सिबल है। और हमें यह भी पता है कि पर्पल वाला जो कलर होता है ना वो डोमिनेंट होता है फ्लावर के अंदर, है ना, पर्पल कलर डोमिनेंट है पी प्लांट के फ्लावर के अंदर, हमें ये पता है। अब जब हमें पता है तो हमें ये भी पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर सिंगल डोमिनेंट वाला कैरेक्टर भी आ रहा है, जीन भी आ रहा है, सिंगल डोमिनेंट वाला जीन भी आ रहा है, तब भी वो अपना इफेक्ट शो करता है, तब भी वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो अगर कैपिटल डब्ल्यू और वाइट के लिए देखो, पर्पल के लिए तो कौन सा है, पर्पल के लिए तो है कैपिटल डब्ल्यू, वॉयलेट के लिए तो है कैपिटल डब्ल्यू, वॉयलेट कलर के लिए कैसा है कैपिटल डब्ल्यू, और जो व्हाइट है व्हाइट के लिए कौन सा है स्मॉल डब्ल्यू। आप देख लो ये वॉयलेट कलर है, वॉयलेट के लिए कैपिटल डब्ल्यू रेस्पॉन्सिबल है और व्हाइट के लिए जो है स्मॉल डब्ल्यू रेस्पॉन्सिबल जीन है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वॉयलेट कलर का फ्लावर है, इस वॉयलेट कलर के फ्लावर का हमारे पास इसका दो जीन स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो कैपिटल डब्ल्यू इसका जीन स्ट्रक्चर हो सकता है, और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू दोनों ही, एक कैपिटल डब्ल्यू है और दूसरा स्मॉल डब्ल्यू है, दोनों ही कंडीशन में इसका कलर कैसा होगा, वॉयलेट कलर होगा। कैसा कलर होगा, वॉयलेट कलर होगा। बात समझ में आ रही है क्या, दोनों ही कंडीशन में इसका कलर होगा तो वॉयलेट कलर ही होगा। तब हम दोनों ही कंडीशन में इसका टेस्ट करके देख लेते हैं, दोनों ही कंडीशन में इसका टेस्ट करके देख लेते हैं हमारे पास कैसा आता है। देखो ये अगर इसका ये अननाउन फ्लावर है, अगर हम अननाउन फ्लावर पहली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन देखें इसमें, कंडीशन नंबर फर्स्ट कि इसका जीनोटाइप जो कैसा होगा, कैपिटल डब्ल्यू कैसा होगा, कैपिटल डब्ल्यू। इसका जो क्रॉस कराएंगे स्मॉल डब्ल्यू के साथ करवाएंगे, तो इससे जितने भी, इससे भी टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, इससे भी टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल डब्ल्यू। तो लाया क्या समझ में। अब पुनेट स्क्वायर मेथड से कर दो सॉल्व, पुनेट स्क्वायर मेथड से। ठीक है ना, ये फ्लोर इधर है इसलिए इसमें यहाँ इधर लिख रहा हूँ, कैपिटल डब्ल्यू, ये हो गया इसका जीनोटाइप जो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था, और जो रिसेसिव वाला लिया था इसका स्मॉल डब्ल्यू लिखा दो, बना दो। अगर ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से फ्यूज होता है तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इससे फ्यूज होता है तब भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इससे फ्यूज होता है तब भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इससे फ्यूज होता है तब भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अगर ये अननाउन फ्लोवर हमारे पास जो है वो कैपिटल डब्ल्यू वाला है, यानी होमोजाइगस प्योर वाला है, प्योर कैरेक्टर वाला है या होमोजाइगस कैरेक्टर वाला है, तो इसका रिसेसिव कैरेक्टर वाले के साथ क्रॉस करवाने पर सारे के सारे जो भी फ्लोर बनेंगे वो सारे कैसे वॉयलेट कलर के ही बनेंगे। ऑल फ्लावर आर वॉयलेट, कैसे होंगे, ऑल फ्लावर कैसे होंगे, वॉयलेट, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है। और कंडीशन नंबर सेकंड, भाई ये वाला हुआ तब तो हमारे पास ये वाली कंडीशन थी, सेकंड वाली कंडीशन अगर ये वाला है तो कर लो, ये वाला है तो चलो इसको यहीं करवा देते हैं, यहाँ इस बॉक्स में। देखो अगर ये वाला होता है तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। भाई इसका अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाली ले लो, इससे भी टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ये तो लेना ही था हमें क्योंकि रिसेसिव वाला से क्रॉस कराना था, इसे स्मॉल डब्ल्यू टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, अब बना दो यहाँ पे चेक करो बोर्ड। ठीक है, ये इसके जो है ना, ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये लिख दो कैपिटल डब्ल्यू
और ये स्मॉल डब्ल्यू, ये वाला हो गया। अब इस दोनों की बात, स्मॉल डब्ल्यू, अब ये अगर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से फ्यूज होता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वॉयलेट कलर, इससे ये फ्यूज होता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वॉयलेट कलर, स्मॉल डब्ल्यू से फ्यूज होता है वाइट कलर, स्मॉल डब्ल्यू से फ्यूज होता है वाइट कलर, मतलब 2 वाइट एंड 2 वॉयलेट। ये देखो, ये 2 वॉयलेट एंड 2 वाइट। तो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है ये अननाउन फ्लावर, तो 50-50% हमें दोनों कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, 50% वॉयलेट मिलेंगे और 50% ही वाइट मिलेगा। अगर सारे फ्लावर डोमिनेंट कलर के ही मिले, सारे फ्लोर एक जैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब जो अननाउन फ्लोर वाला जो प्लांट है हमारे पास वो कैसा प्योर होमोजाइगस कंडीशन में है। और अगर 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव कैरेक्टर मिल रहे हैं, इसका मतलब जो अननाउन फ्लोर वाला जो प्लांट है हमारे पास वो कैसा है, हेटेरोजाइगस है, इम्प्योर है। तो अननाउन फ्लोर जो प्लांट है उसका जीनोटाइप को पता लगाने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस का यूज लिया था। बोला है क्या समझ में, अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसेसिव, चलो इसकी बात करते हैं आगे, है ना। समझो, ये तो हो गया हमारे पास, थैंक यू से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको समझा दिया था अभी, है ना। F1 जनरेशन से जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहो या गैमेट प्योरिटी का जो लॉ को, एक ही बात है भाई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यही कह रहा है कि जो F1 जनरेशन जो था ना, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी जो गैमेट बनता है तब गैमेट प्योर होते हैं, और जो साथ में कैरेक्टर आए हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, यही बोल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, when parent with pure contrasting trait are crossed together, only one form of trait appear in the next generation, the hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype, है ना। ये तो डेफिनेशन है, और बाकी लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ में समझ लिया था, है ना। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर कहा था, बोला कैरेक्टर जो कंट्रोल कर रहा है ना, ये कौन कर रहा है, फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर जा रहे हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, फैक्टर कर रहा है, मेंडल ने कहा था। अभी हम जानते हैं कि फैक्टर को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, है ना। उसके बाद फैक्टर अकर इन पेयर, हमें पता अब जीन अकर इन पेयर होते हैं, लिखते हैं, है ना। मेंडल ने कहा था फैक्टर अकर इन पेयर, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट एंड अदर इज रिसेसिव, है ना। ये हमने समझ लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस के समय, इसका रीजन कर लिया था हमने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की भी डेफिनेशन समझ लो। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशन कहाँ हुआ, देखो हमने बताया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक कैपिटल टी बन जाएगा, दूसरा स्मॉल टी बन जाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इच जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, हो गया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ है, दोनों सेपरेट हो गए ईच अदर, सो डेट ईच गैमेट्स कैरी ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। बात समझ आ रही है, एक गैमेट्स के अंदर ओनली एक ही जीन है, प्योर है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट द पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, है ना, द पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट फ्रॉम द ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस या गैमेट फॉर्मेशन, सो दैट ओनली वन फैक्टर विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमेट्स, इसलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इन ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोथ द एलील आर एक्सप्रेस्ड इन द F2 जनरेशन विदाउट एनी ब्लेंडिंग। क्यों, क्योंकि इसी लॉ के कारण, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के कारण ही दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। दस द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ईच गैमेट्स कंटेन ओनली वन जीन, है ना। किस पे फैक्ट पे बेस्ड है, ईच गैमेट्स कंटेन ओनली वन जीन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब जो मेंडल ने जो लॉ दिए थे ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, उस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर सारे दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो मेंडल के लॉ है ना, उन लॉ को दूसरे भी प्लांट्स और एनिमल पे अप्लाई करके देखा था कि ये लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें दोनों ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं हो रहा है। भाई मेंडल ने कहा था ना, एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा, दोनों में से एक कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होगा, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर शो नहीं हो रहे हैं, है ना। जैसे स्नैपड्रैगन जो प्लांट है उसके अंदर जो उसके जो रेड एंड वाइट फ्लोर के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया तो जो F1 जनरेशन में हमें फ्लोर मिले वो पिंक मिले, ना रेड मिला ना वाइट मिला, मतलब दोनों ही डोमिनेंट नहीं है ना। एक तो रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट है, वो भी कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है ना, वो भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही डोमिनेंट नहीं है। और फिर जो है ना बाद में क्या किया, कुछ और प्लांट्स के ऊपर क्रॉस और प्लांट्स और एनिमल के ऊपर जब स्टडी की तो पाया कि उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी कैरेक्टर मिले जो दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो हो जाते हैं।
है ना, दोनों ही कैरेक्टर्स F1 जनरेशन के अंदर सो जाते हैं, दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर आ जाते हैं। इसका एबीओ ब्लड ग्रुप देखा है हमने, अभी देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप देखेंगे, हम क्या देखेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप देखेंगे। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो जो आपका ये एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक के अंदर, है ना, उसके बारे में समझते हैं। स्नैपड्रैगन प्लांट का देखो, रेड रेड आर 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 आर, रेड प्लांट के लिए कौन से आर 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 आर, कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इससे जो भी गैमेट्स बनेंगे सारे के सारे गैमेट्स कैसे होंगे, कैपिटल आर, इससे जो भी बनेंगे सारे स्मॉल आर, और जब दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ बनना कैसा था, रेड, और बन कैसा गया, पिंक। कैसा फ्लावर बन गया, पिंक। तो यानी कि ना तो रेड है और ना ही व्हाइट है, दोनों के ही कैरेक्टर F1 के अंदर ट्रांसफर नहीं हुए, मतलब रेड भी कंप्लीट डोमिनेंट नहीं था, तो इससे बोल दिया F इनकम्प्लीट डोमिनेंट। और जब इसे आर जो पिंक फ्लावर है इसे F2 जनरेशन की ओर ले गए, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसके अंदर एक फीमेल और एक मेल बना देते हैं, कैपिटल स्मॉल आर। तो कैपिटल स्मॉल आर से जब गैमेट्स बनेंगे तो इससे 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। एक कैपिटल आर बनेगा, दूसरा स्मॉल आर। इससे भी 2 टाइप्स के, 1 कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। अभी कैपिटल आर अगर फ्यूज होता है तो कैपिटल आर बनेंगे, तो रेड फ्लोर बना। ये कैपिटल आर जो है ना, इससे नहीं, कैपिटल आर जो कैपिटल स्मॉल आर से फ्यूज हुआ अगर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पर पिंक फ्लोर बन गया। इस स्मॉल आर की बात करें, अगर ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से फ्यूज हो रहा है, इस कैपिटल आर स्मॉल आर से फ्यूज हो रहा है, तो अभी पिंक बन गया। कैसे बन गया, पिंक बन गया। और अगर ये स्मॉल आर और अगर ये स्मॉल आर फ्यूज हो रहा है तो जाके व्हाइट फ्लोर बना, है ना। मतलब F2 जनरेशन के अंदर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो देखें अगर इसका, तो फिनोटाइप के अंदर हमें क्या मिलेगा, फिनोटाइप में 1 रेड मिला, 2 पिंक मिले और 1 व्हाइट मिला फिनोटाइप में। और जीनोटाइप देखें तब भी रेशियो 1 कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और 1 स्मॉल आर। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इक्वल होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इक्वल होता है। टेस्ट क्रॉस में भी अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो उसमें भी जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो बराबर रहता है, और टेस्ट क्रॉस में भी जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो हमें इक्वल देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है क्या, टेस्ट क्रॉस में भी हमें इक्वल देखने को मिलता है। ये देखो आपके बुक का डायग्राम है जिसमें आपको ये पिंक फ्लावर दिख रहे हैं, पिंक फ्लावर दिख रहे हैं ना, ये देखो कोई चीज़ डोमिनेंट होती है या कोई चीज़ रिसेसिव, कोई जीन डोमिनेंट है कोई जीन रिसेसिव है, वो क्यों होता है। देखो नॉर्मल जो जीन होता है, नॉर्मल जीन जैसे रेड कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था कैपिटल आर और जो वाइट के लिए था स्मॉल आर, हुआ क्या कि एक्चुअली जो जीन था कैपिटल आर वाला था, इस जीन कई बार क्या होता है कि जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, किसी न किसी कारण से कोई चेंजेज आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, कोई चेंजेज हो जाता है। चेंजेज होने के कारण उस जीन का या तो हो सकता है वो जैसे चेंजेस के बाद भी एज इट इज़ फंक्शन करे, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो डोमिनेंट ही रहेगा। या फिर वो क्या होगा, जब उसमें चेंजेस हो गया तो जो वो एंजाइम बनाने वाला, भाई जीन वर्क कैसे करते हैं, देखो सुनना, ये जीन जो है, जीन चलो ऐसे समझो, जीन जो होता है, जीन जो है ना कुछ प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन वो जाकर अपना रोल प्ले करता है, जो फंक्शन है वो फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। अब उस जीन में ऐसा चेंजेस आ गया, जो प्रोटीन बनाना है, जो रेड कलर के लिए फ्लोर के लिए जो प्रोटीन बनाना, वो प्रोटीन ही नहीं बन पा रहा है ना। ये जो प्लांट को जो टॉल कर रहा है वो टॉल ही नहीं हो पा रहा है। ये जो सीड को राउंड कर रहा है, भाई सीड को राउंड करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन फॉर्मेशन करने वाला जो जीन है है ना, वो जीन की में हो गया म्यूटेशन। अब वो प्रोटीन फॉर्मेशन करना है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन ही नहीं कर पा रहा है, या फिर ऐसा एंजाइम बना रहा है जो कि वो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, और उस जीन का जो वर्क है वो वर्क नहीं हो रहा है, उस जीन का जो वर्क है वो वर्क करना बंद हो गया। अब जब वो वर्क करना बंद हो गया तो पर्टिकुलर जो चीज़ बननी चाहिए वो बनेगी ही नहीं, तो अब उस जीन को क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। जैसे राउंड, अगर सीड है, सीड को राउंड करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन अगर वो जीन वर्क कर रहा है तो वो प्रोटीन बन रहा है, तो सीड राउंड हो रहा है, ठीक है। और अगर उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, अब वो प्रोटीन नहीं बन रहा है, राउंड हो रहा है, तो सीड हो रहा है व्रिंकल्ड, है ना। तो राउंड वाला डोमिनेट, भाई राउंड सिंगल होगा तब भी वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, तो राउंड वाला डोमिनेट हो जाएगा, और जिस जीन के अंदर म्यूटेशन से जो उसका फंक्शन ऑफ हो गया है वो अब रिसेसिव हो जाएगा। और जब तक भाई सिंगल जीन भी आएगा तो अपना वर्क कर लेगा, इसलिए जो डोमिनेंट वाला होगा वो सिंगल जीन में भी अपना आपको डोमिनेंट ही शो करेगा। रिसेसिव जब तक दोनों ही जीन एक जैसे साथ में नहीं आ जाते, होमोजाइगस कंडीशन नहीं आ जाती, तब तक रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों ही जीन एक जैसे साथ आ गए, अब दोनों ही प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, तो सीड को व्रिंकल्ड बनना ही है, कि वो प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो सीड व्रिंकल्ड मिलना ही है। बात समझ में आई। तो जो जीन फंक्शन बंद हो जाता है वो रिसेसिव में चला जाता है, और जो जीन फंक्शन करता है वो डोमिनेंट में चला जाता है। ऐसे जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है।
कोई जीन डोमिनेट है तो कैसे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। क्या बात करेंगे, को डोमिनेंस की बात करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, सॉरी को डोमिनेंस की। अब बात करेंगे को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तो बात कर ली, इन द को डोमिनेंस की बात करें। को डोमिनेंस में हमने क्या बात की थी, दोनों ही जीन डोमिनेंट होंगे, दोनों ही जीन डोमिनेंट होंगे, है ना। इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, F1 जनरेशन रिजेंबल both parents. A good example is different type of red blood cell. क्या है, different type of red blood cell that determine ABO blood grouping in human being. ABO blood grouping determine करता है in human beings के अंदर, ये इसका गुड एग्जाम्पल है। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय द, एक कैपिटल आई जीन, एक आई जीन है। ABO ब्लड ग्रुप कंट्रोल किससे होता है, आई जीन से। एक्चुअली क्या होता है देखो समझना, जो RBC है ना, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, सेल्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कार्पर सेल्स बोलेंगे। सेल्स इसलिए क्योंकि मैच्योर RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए सेल की जगह कार्पर सेल्स बात करेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड कार्पर सेल्स हैज शुगर पॉलीमर्स, है ना। तो ये शुगर पॉलीमर जो है ना, एक्चुअली जो जीन होता है IA, जो आई जीन है, इसमें एक IA जीन होता है, एक IB जीन होता है। ये IA जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक जीन बनाता है, सॉरी एक शुगर अटैच करवाता है, और IB जो भी एक शुगर अटैच करवाता है। तो IA और IB की जो शुगर है उसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है। क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस। अगर IA वाली अगर शुगर है तो ब्लड ग्रुप A होगा, IB वाली शुगर है तो ब्लड ग्रुप B होगा। ठीक है, और दोनों ही शुगर नहीं, कोई शुगर ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप O होगा, और दोनों ही शुगर है तो ब्लड ग्रुप AB होगा। बात समझ में आ रही है, ब्लड ग्रुप AB होगा। ठीक है, तो हमने को डोमिनेंस में हमने क्या बात कर रहे हैं, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, तो ब्लड ग्रुप AB वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, देखो समझना, ब्लड ग्रुप A इससे कौन सा बनता है, IA जीन आता है इसके अंदर, और ब्लड ग्रुप B इसके अंदर आता है IB। ठीक है, इससे गैमेट्स जो भी बनेगा IA गैमेट्स बनेगा, इससे जो भी गैमेट्स बनेंगे IB गैमेट्स बनेंगे, और जब इनका क्रॉस होगा तो जो भी न्यू प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर जीन होगा IA IB, मतलब दोनों ही टाइप की शुगर बन जाएगी, और उनका ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। मतलब दोनों ही, A वाला भी डोमिनेंट है और B वाला भी डोमिनेंट है, तो प्रोजेनी होगी उसके अंदर दोनों ही डोमिनेंट होंगे। तो ये हुआ अपना को डोमिनेंस। देखो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर आपको इस को डोमिनेंस को डिटेल में पढ़ना है, ये आपकी जो टेबल है, इस टेबल के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में टेबल समझाई है। आपको जो क्लास 12th वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उनको तो बहुत ही डिटेल में बताई है टेबल। तो अगर आपको इसमें को डोमिनेंस में कोई प्रॉब्लम, तो को डोमिनेंस में मैंने अभी इतना ही समझाया कि दोनों ही डोमिनेंस है, दोनों ही F1 के अंदर अपना इफेक्ट शो करते हैं। फिर भी अगर आपको डिटेल में जाना है, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और उसके अंदर सारे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाके देख लो। अब जो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसके आगे का जो है, जो हमारा पार्ट सेकंड आएगा, रिवीजन का पार्ट सेकंड आएगा, उसमें देखेंगे, है ना। अब आज हम यहीं तक देखेंगे। और हाँ देखो, वीडियो आने का टाइम मैं फिर बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है, कब वीडियो आएगा नहीं आएगा नहीं कंफर्म। तो इसलिए आपको करना है क्या, चैनल को करना है सब्सक्राइब। जब चैनल सब्सक्राइब होगा आपके पास, तो जब भी वीडियो आएगा 30 मिनट बिफोर, जो बेल का नीचे बेल दिख रही है ना घंटी, उसके ऊपर क्लिक करो और ऑल सेलेक्ट कर दो। तो उसके बाद क्या होगा, जब भी हमारा वीडियो आएगा 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 30 मिनट पहले जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी वर्क करना है कंप्लीट करके हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो ले लोगे। और फ्रेंड के साथ शेयर करना है, अरे कर लो यार शेयर, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना है। ठीक है, लाइक भी करना है, और आपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।